हेलो मेरे शेर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। लेकर आया हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के पहले, जो आपको बिल्कुल देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। रजिस्टर और पेन अपने साथ तैयार रखने हैं। शुरू करेंगे मैक्रो के न्यूमेरिकल के साथ। पहला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। दो फॉर्मूले स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, इनको फटाफट से नोट डाउन करेंगे सब स्टूडेंट्स। कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मिलकर बन जाते हैं आपके लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, तीनों का मतलब एक ही होता है, फॉर्मूला होता है 1/LRR। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं एज अ बोनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप निकालेंगे टोटल डिपॉजिट्स को क्वेश्चन में। तो टोटल डिपॉजिट्स आप लोग मनी मल्टीप्लायर में कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स। आप लोग इनिशियल डिपॉजिट्स जो रो में गिवन होती हैं, भाई जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो कस्टमर ने आके बैंक में पैसा जमा करवाया, आप उसको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल डिपॉजिट्स निकल कर आ जाती हैं। ऐसे ही टोटल लोन होगा तो इनिशियल लोन इंटू 1/LRR कर देना। अगर टोटल क्रेडिट पूछेगा एग्जामिनर तो इनिशियली बैंक ने कितना लोन दिया, क्रेडिट दिया, टाइम्स 1/LRR। तो टोटल निकालने के लिए इनिशियल वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको 1/LRR के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेन न्यूमेरिकल पार्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने पॉज करके फॉर्मूले रिकॉर्ड कर लिए। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो मनी क्रिएट करा गया है बैंक्स के थ्रू वो है 1000, दैट्स इट। तो जो टोटल डिपॉजिट बैंक में आया, शॉर्ट में लिख दूं टोटल डिपॉजिट्स को टीडी। आप लोग रजिस्टर में पूरा लिखना, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने हैं, जहाँ जहाँ टाइम बचा पाऊंगा वहाँ वहाँ पे बचाऊंगा। तो टोटल डिपॉजिट्स आपके हैं 1000। प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक में आए थे कस्टमर्स के थ्रू, वो थे मेरे फ्रेंड्स 250। आपसे पूछी है वैल्यू मल्टीप्लायर की और आपसे पूछी है वैल्यू LRR की। अपनी कॉपी में देखो और फॉर्मूले पे नज़र डालो। टोटल डिपॉजिट्स का क्या था, इनिशियल डिपॉजिट टाइम्स 1/LRR। बस मेरे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपका सब कुछ निकल कर आ गया। टोटल डिपॉजिट्स आपको 1000 गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट्स आपको 250 गिवन है, 1/LRR के साथ आपको ये फिगर को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। LRR को वहाँ पर ले जाके मेरे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 250 को अपनी जगह लिखा रहने दो, 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 250 चेंज नहीं होगा, 1000 नीचे आ गया, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25/100। आप इसको 0.25 लिखो, चाहे आप इसको 25% लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लायर की वैल्यू आप लोग अभी निकाल सकते हैं जब आपने LRR की वैल्यू निकाल ली, जो कि निकल कर आई है 25%। कैसे निकालोगे मल्टीप्लायर मेरे फ्रेंड्स, मल्टीप्लायर होता है क्या, 1/LRR। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर, सेम थिंग। सो विद दिस फॉर्मूला 1/0.25, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ LRR दैट वी कैलकुलेटेड बिफोर। पुट इट ओवर हियर। बेटा ऊपर जाएगा आपका 100, नीचे रह जाएगा 25, और ये आपका आ जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। मल्टीप्लायर टाइम्स में होता है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन, बट मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो और खुद उसको सॉल्व करो। तो ये रहा आपका टाइम, पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो आंसर की तरफ देखेंगे, ट्राई आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, जो बच्चे कर चुके हैं सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लायर इसमें आपको निकालना है, आपको इसमें टोटल डिपॉजिट भी निकालनी है। अगर शुरुआत में जो डिपॉजिट थी वो 500 थी, अच्छा जी, सॉल्यूशन नंबर 2 के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें इनिशियल डिपॉजिट एग्जामिनर ने बता दी है जी 500 CR है करोड़ में, और LRR भी दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जामिनर को। LRR की वैल्यू भी फटाफट से स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी, 10% है, जिसको हम 0.10 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अगेन वही हमारा रामबाण वाला फॉर्मूला, टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स टाइम 1/LRR। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? एक ही फॉर्मूला दोनों क्वेश्चन में हमारा काम कर देगा। टोटल निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल डिपॉजिट निकाल के बताओ, तो हम निकाल लेंगे फटाफट से। 500 क्वेश्चन में दे रखा है, LRR भी एग्जामिनर ने दे दिया, इससे ज़्यादा हम थैंक्स उसको कैसे करें। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 500, इसके 2 जीरो को आप ऊपर ले जाओ, नीचे खाली आप 10 लिखा रहने दीजिए। 5000 वैल्यू आप लोगों को नजर आ गई होगी, जो कि क्या है, टोटल डिपॉजिट। बेटा मैंने इसको सॉल्व करा, जिनको नहीं समझ में आया फटाफट से यहाँ पर देखो। बेटा एक जीरो को मैंने एक से कट कर दिया, यहाँ पर हमारे 2 जीरो है, यहाँ पर हमारा 1 जीरो है, टोटल कितने जीरो हो गए, 3। एंड दिस इज द ओनली वन थिंग दैट वी कैलकुलेटेड, दैट इज
total deposits. Next thing that we have to calculate is money multiplier. निकालो. What is the value of money multiplier? 1 upon LRR. तो 1 upon LRR कीजिए. LRR हमारा 10% है, which can be expressed as 0.10. The value comes out to be 100 upon 10 and money multiplier का हमारा आंसर निकल कर आ गया है मेरे शेर बच्चों 10 टाइम्स. वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर समझ में अच्छे से आ रहा है. आगे हमें बहुत कुछ करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको मत भूलना. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के पहले. सारे मैक्रो के न्यूमेरिकल प्रॉमिस करता हूँ ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, कभी दिक्कत नहीं आई. कैसा भी क्वेश्चन आपको क्यों ना पूछ लिया जाए एग्जामिनर के थ्रू. स्क्रीनशॉट मत लो, क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो. नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर देखो. चलो आगे, जो कर चुके हैं आगे चलेंगे मेरे साथ. क्वेश्चन नंबर 3 पे LRR की वैल्यू आपको निकालनी है जब आपको इनिशियल डिपॉजिट दे दीजिए 200 करोड़ है. चलो जी, एग्जामिनर ने हमें दी है वैल्यू इनिशियल डिपॉजिट की जो कि है ₹200 करोड़. चलो आगे क्या दे रखा है आपको ये बताया. टोटल डिपॉजिट भी दे दी 1600 करोड़. भाई इससे बढ़िया बात की होगी कि टोटल डिपॉजिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1600 CR. बहुत ज़्यादा थैंक यू एग्जामिनर. LRR निकालो. अगेन रामबाण फॉर्मूला. टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए इनिशियल डिपॉजिट को 1 अपॉन LRR से डिवाइड करते हो, ऐसे करते हो. 1 अपॉन LRR डिवाइड होता है, इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई होते हैं तो टोटल डिपॉजिट्स आते हैं. टोटल मेरे प्यारे स्टूडेंट 1600 करोड़, इनिशियल 200. ठीक है, ये कैसी ड्राइंग बन गई, कोई 1 अपॉन LRR. निकालना क्या है LRR, ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में. यहाँ बच गया LRR, यहाँ पर बच गया 200, यहाँ पर बच गया 1600. डिवाइड 1/8, 12.5% का आपका निकल कर आया है मेरे प्यारे बच्चों LRR. 12.5%. वीडियो पॉज, खुद सॉल्व करोगे. जब आंसर आ जाए तो प्ले बटन पे टैप करोगे. ठीक है, वीडियो पॉज कर चुके थे जो बच्चे जो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. चलेंगे मेरे साथ आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है मेरे शेयर बच्चों. टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं. अच्छा नहीं दे रखे हैं 12,000. टोटल डिपॉजिट्स आपको दे रखे हैं 12,000. अब इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि करोड़ में है या फिर लाख में है. इसको 12,000 यूनिट में लिखो. LRR बोल दिया एग्जामिनर ने 25% है या फिर 0.25. आइदर वे यू कैन राइट इट. व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, इनिशियल डिपॉजिट. क्या करेंगे, लगाओ फॉर्मूला. टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल टाइम्स 1 अपॉन LRR. क्या है हमारा टोटल डिपॉजिट 12,000 क्वेश्चन में गिवन था. इनिशियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, LRR हमें गिवन था. एक क्वेश्चन आप लोग करो, मैं बहुत देर से करवा रहा हूँ. आई वांट कि दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू शुड डू. और पॉज करके इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रा फटाफट से मुझे बता दिया जाए कि कितने निकल कर आ रहा है इनिशियल डिपॉजिट. मुझे नहीं पता क्या आंसर है, बहुत कुछ मैंने कर दिया है, खाली आपको वहाँ मल्टीप्लाई करना है. शाबाश, जो बच्चे कर चुके हैं बहुत बढ़िया. और जो बच्चे मेरे भरोसे बैठे थे, क्यों बैठे हो, कैलकुलेशन थोड़ी खुद कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इनिशियल डिपॉजिट निकालने के लिए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25%. एक आसान तरीका बताऊं करने का. आप क्या करो, 25 को आप इससे काट दो, कितना हो जाएगा 4. 12,000 को आप 4 से काटो, कितना हो जाएगा 3,000. मतलब किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लो. योर आंसर शुड कम आउट टू बी ₹3,000. दैट इज द इनिशियल डिपॉजिट. इफ यू हैव डन इट करेक्टली, रियली अप्रिशिएट दैट. जिन बच्चों का सही जवाब था आंसर में लिखो कि सर माय आंसर वाज करेक्ट. आई रियली अप्रिशिएट दैट. सो आई थिंक इसमें इतने ही है. तो ये 4 क्वेश्चन आई थिंक दे आर मोर देन सफिशिएंट. और चारों हमारे एक ही फॉर्मूले से हो गए. टोटल डिपॉजिट्स विल बी इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 अपॉन LRR. ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे वो हैं जो पीछे पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, और मोस्टली एग्जामिनर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है. अब वो क्या करेगा, डिपॉजिट की जगह लोन कर देगा, हो सकता है. तो बच्चों घबराना मत. टोटल लोन कैसे निकालेंगे, इनिशियल जो बैंक्स ने लोन जनरेट करा था टाइम्स 1 अपॉन LRR, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर लोन. लोन की जगह अगर LRR हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लोन की जगह काट के यहाँ LRR लिख देना. फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा. टोटल निकालने के लिए इनिशियल को LRR के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना. 1 अपॉन LRR मनी मल्टीप्लायर जिसको हम बोलते हैं. और आपके सारे सवाल आसानी से मनी एंड बैंकिंग यूनिट के हो जाएंगे. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है. चलेंगे सेकेंड यूनिट की तरफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटा 2 फॉर्मूले आजकल चल रहे हैं और इन्हीं के बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैं आप लोगों को अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना होता था. तो बच्चे क्या करते थे, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स फॉर विजिबल आइटम्स और मर्केंटाइज.
M फॉर इंपोर्ट्स ऑफ मर्केंटाइज, विजिबल आइटम लेते हैं, विजिबल नहीं लेते। अब या तो ये सरप्लस में होगा या फिर ये डेफिसिट में होगा या फिर ये बैलेंस होगा। सरप्लस में कब होगा? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, तो वी विल कॉल कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है मेरे प्यारे शेयर बच्चों वो सरप्लस में है। और अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या है? डेफिसिट में है। चलो एक केस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर, तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर अनबैलेंस्ड या फिर इम्बैलेंस्ड है। सो अल्टीमेटली यू कैन नोटिस कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका या तो सरप्लस में जाएगा या डेफिसिट में जाएगा या फिर बैलेंस होगा। फॉर्मूला वही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो सरप्लस में है तो प्लस, डेफिसिट में आएगा तो मतलब इंपोर्ट ज्यादा हुए, ओवरऑल आंसर फिर नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है सर। फिर बेटा आजकल ना क्वेश्चंस काफी चल रहे हैं स्कूल्स में, मैं देख रहा हूँ करंट अकाउंट का वो बैलेंस पूछते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है। करंट अकाउंट में आपको ना मेरा प्यारे स्टूडेंट्स आपको 4 चीजें लेनी है। वो 4 चीजें क्या है फटाफट लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये ना नोट डाउन कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है इसको नोट डाउन कर लो वरना दिक्कत होगी न्यूमेरिकल में। और जो डेबिट साइड है, ठीक है, जिससे फॉरेक्स का आउटफ्लो हो रहा है वो वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है उसको प्लस करेंगे, पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। और बैलेंस हम उसका यहाँ पे निकाल लेंगे, बैलेंस को आप नेट फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बैलेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको ना इसमें खाली मैं बताऊंगा 4 चीजों की नीड है। कितनी? 4 चीजें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक्सपोर्ट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब अगर हमने बाहर से कुछ मंगवाया तो भाई वो वाली वैल्यू माइनस, जिसको हम बोलेंगे इंपोर्ट्स। अब अगर हमने यहाँ से कुछ बाहर सेंड किया और पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में रिसीव हुई तो प्लस, हम उसको एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस उसका यहाँ पर। और इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऊपर फॉर्मूला लिखवाया या नहीं लिखवाया? विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम का इंपोर्ट। विजिबल का एक्सपोर्ट, विजिबल का इंपोर्ट जब एडजस्ट होते हैं द वैल्यू इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो नेट बैलेंस वहां पे। दूसरी फिगर जो आपको लेनी है, मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको इसमें सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरे से बेटा हाथ लग गया था यहाँ पे थोड़ा सा, आई एम सॉरी, उसको मैं हटा देता हूँ। कुछ हमारे प्यारे प्यारे शेयर बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए उनके लिए मैंने ये हटा दिया है। चलते हैं आगे। ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। इंपोर्ट कराओगे तो पेमेंट देनी पड़ेगी उनको। अगर हमको उन्हें सर्विस देंगे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की या शिपिंग की, तो वो चीज़ें मेरे प्यारे शेयर बच्चों प्लस हो जाएंगी एक्सपोर्ट्स। इसका कोई ऐसे बैलेंस ऑफ ट्रेड या नाम नहीं है क्योंकि ट्रेड गुड्स का होता है, सर्विसेज तो रेंडर करी जाती है। तो वी विल जस्ट से द बैलेंसिंग फिगर विल बी हियर, ठीक है। जो भी नेट वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा नोट डाउन करेंगे हम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड रिसिट्स, वन साइडेड ट्रांसफर्स। बेटा वन साइडेड पेमेंट्स की बात हो रही है, आप लोग कुछ और सोच रहे हो, वो वाला वन साइडेड नहीं। यहाँ पर वन साइडेड पेमेंट्स, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स बाहर है उनको हमने पैसे भेजे, रेमिटेंसेस। काफ़ी बार हम भी एक्सपेक्ट करें कि हमारा बर्थडे हमें वो लोग ट्रांसफ़र करें, या काफ़ी बार कोई मतलब डोनेशन करना पड़ गया, कभी ग्रांट भेजने पड़ गए, किसी देश में दिक्कत हो गई तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पैसे मदद के लिए वहाँ पहुँचा दिए, तो ये वन साइडेड है, इसके बदले कोई पेमेंट नहीं मिलती। ये नॉन फैक्टर पेमेंट्स है। नॉन फैक्टर मतलब कि कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लग रहा है इसमें, कोई लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर नहीं है, बट रेमिटेंसेज हो गए, फिर डोनेशंस हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, ग्रांट्स हो गए, तो ये जो एक तरफा पेमेंट जाती है जिसके एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलता। पेमेंट तो जा रही है, अब जा रही है तो माइनस, पेमेंट आ रही है तो प्लस। अगर हमारी कंट्री में रिसिट्स है, रिसिट्स मतलब वन साइडेड पेमेंट्स आई तो बेटा प्लस कर देना। वन साइडेड अगर पेमेंट्स हैं जो कि गई तो वो माइनस, और इसका बैलेंसिंग फिगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगी। फिर आखिरी जो आप लोग लेंगे वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ऐसी कोई इनकम है, ठीक है। तो अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो इंटरेस्ट है, तो प्लस कर देना। अगर रिसिप्ट हो रही है इनकम, पेमेंट आ रही है, रिसिप्ट है। और अगर हमारे यहाँ से डिविडेंड जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, रेंट जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, तो माइनस कर देंगे और इसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगी। इन चारों बैलेंसिंग फिगर को जोड़ दो, इन चारों बैलेंसिंग फिगर को जोड़ दो। नीचे जगह नहीं है मेरे पास यार, और अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये सारा मिट जाएगा। रियली सॉरी मेरे दोस्त, आपको मैं बता रहा हूं कि इसको प्लस करोगे तो या तो करंट अकाउंट सरप्लस में आएगा, मतलब पैसा आया ज़्यादा है गया कम है। इसको प्लस करोगे माइनस आएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट में बोलोगे कि पैसा गया ज़्यादा है। अब हो सकता है कि पैसा आया ज़्यादा हो मोस्टली, तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस में, राइट शेरों।
और अगर पैसे गए ज़्यादा होंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी मोस्टली नेगेटिव आएंगी और हम बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट में। वो आप यहाँ टोटल करके दिखा देना मेरे प्यारे शेर बच्चों, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आपको टोटल करने की ज़रूरत मैं बोलूँगा कि नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस निकालते हुए चल रहे हो, टाइम बचाओ अपना। और यहाँ पे ये जो मार्क आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख देना, ठीक है। अब ये वैल्यू जो मैं सर्कल कर रहा हूँ या तो प्लस वैल्यू होगी, माइनस होगी, या मान लीजिए जीरो है, तो मतलब वो बिल्कुल बैलेंस हो गया, जो कि अनरियलिस्टिक है। जनरली या तो सरप्लस देखने को मिलता है या फिर डेफिसिट देखने को मिलता है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन द फॉर्मूला, नोट डाउन द पैटर्न, एंड इफ यू आर डन विद द स्क्रीनशॉट तो प्ले बटन पे टैप कीजिए और चलिए मेरे साथ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप लोगों को जो पहला नजर आ रहा है मेरे शेयरों, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, -400, मतलब कि डेफिसिट है, मतलब कि ज़्यादा पैसे गए हैं, इतने आए नहीं जितने पैसे चले गए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे शेयरों, एक्सपोर्ट का लेंगे गुड्स का, और इंपोर्ट भी लेंगे विजिबल आइटम का, गुड्स का। शेयरों विजिबल ट्रेड का बैलेंस नेगेटिव हो गया अनफॉर्चुनेटली। एक्सपोर्ट्स आपके हैं 200 करोड़, बहुत बढ़िया, 200 करोड़ का आपने सामान इंडिया के बाहर भेजा, बहुत अच्छी बात है। तो इंपोर्ट कितना करवाया, ऑब्वियसली यही पूछा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा करवा लिया होगा, तभी तो ये नेगेटिव वैल्यू है। इंपोर्ट कितना करवाया होगा, सिंपल सी बात है, 600, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी चलो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बच्चे क्या करें, इस वाली वैल्यू को क्या ले लें, एक्स ले लो, फिर एक्स को वहां ले आओ, इस 400 को आप वहां ले जाओ, या फिर इसको आप वहां पर ले आओ। जब मेरे प्यारे बच्चों 200 में से 600 लेस होगा तभी तो ये वैल्यू आपकी आएगी -400, हाँ या ना, ठीक है। आया समझ या नहीं आया भाई, ये वैल्यू -400 है, ये 200 गिवन है, ये वैल्यू आपको नहीं पता क्या है, इसको वहां ले आओ, एक्स कर दो, और इस वैल्यू को 200 + 400 करोगे तो क्या आएगा, 600, तो वही तो वैल्यू निकालिए। वैसे तो ये क्वेश्चन MCQ है, तो इसमें आंसर आपका 600 ऐसे हो जाएगा। खाली आप लोगों को ये फॉर्मूला डालना है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसीलिए ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आई है। आगे समझ, चलें आगे, शाबाश, है ना। कुछ इसमें नोट डाउन करने जैसे है नहीं। नंबर 2 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपका डेफिसिट पे है, जो कि वैल्यू कितनी दे रहा है शेयरों, 5000। तो समझ जाओ फिर से कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपका नेगेटिव में आएगा। जो भी वैल्यू गिवन होगी, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं गुड्स के, आपको इंपोर्ट्स भी चाहिए विजिबल आइटम के। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, BOT पूरा लिखना बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट को पूरा लिखना, गुड्स की जगह विजिबल आइटम लिखना। मतलब प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, मैं तो भी शॉर्टकट से कर रहा हूँ ताकि मैं टाइम बचाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवा पाऊँ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा लिखेंगे और एक्सपोर्ट पूरा लिखेंगे, गुड्स की जगह विजिबल आइटम लिखेंगे। वैल्यूज देखते हैं कितनी है। आपको बोला डेफिसिट है जी 5000 का, अच्छा जी बहुत बुरी बात है। और इंपोर्ट्स आपको बता दिया जी 9000 है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स कम रहे होंगे। तो कितने हैं वो तो आपको निकालने हैं, तो आप X फॉर एक्सपोर्ट्स लिखिए गुड्स। क्या कीजिए, इस 9000 को वहां पर जाके प्लस कर दीजिए, तो 9000 में से जब 5000 वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी तो आपकी वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स 4000 रुपीज़ आ जाएगी, जो रहे हैं आपके क्या, एक्सपोर्ट्स। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका नेगेटिव में है तो सिचुएशन में आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये आप खुद कीजिए, मैंने हटा दिया इसको क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको खाली एक फॉर्मूला लगाना है, BOT = एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर। प्रेजेंटेशन के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा लिखना है। सॉल्यूशन नंबर 3 पर फटाफट से आएंगे। ट्रेड में डेफिसिट है, कितने का है मेरे शेयरों, 20000 का। फिर हो गई दिक्कत, ट्रेड में डेफिसिट आ गया है, तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम पूरा पूरा लिख रहा हूँ कि आपको लिखना किस तरीके से है, और फिर यहाँ पे माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। ठीक है जी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट में नेगेटिव 20000, एक्सपोर्ट कितना है शेयरों 30000, और इंपोर्ट्स भी दे दिए। अरे वाह, सब कुछ तो दे रखा है। 10000 तो पूछा क्या है इसमें, ट्रू फॉल्स पूछा है शेयरों। अब ट्रू फॉल्स में तो अगर ये 30 में से 10 गया तो ये 20000 होना चाहिए, और यहाँ पर है नेगेटिव 20000, तो हम इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल ही फॉल्स है। ये वैल्यूज उल्टी होती हैं। अगर 10 एक्सपोर्ट होते, इंपोर्ट अगर 30 होते तो ये हम बोल देते कि ट्रेड डेफिसिट है, बट यहाँ पर तो हमारा सरप्लस हो रहा है, तो वहाँ डेफिसिट कैसे होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हम इसके साथ बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू हमें फिगर आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको BOT कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एक्सपोर्ट हमें गिवन होंगे, इंपोर्ट भी गिवन होंगे, दोनों विजिबल आइटम के लेने हैं। काफ़ी बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि इनविजिबल आइटम भी लिख दे, इग्नोर करना। आपको विजिबल आइटम चाहिए या फिर गुड्स, जो भी आप बोलना चाहें।
और आपको वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दे रखी है मेरे शेयरों 650 और आपको वैल्यू ऑफ इंपोर्ट दे रखी है कितनी 580। तो दोनों ही तरफ से बेनिफिट है, राइट। यहाँ से भी आपके इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट्स आपके ज़्यादा है, तो वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स आ जाएगी 70 करोड़ में है, किसमें, करोड़ में। यूनिट एक बार देख लेना क्या दे रखी है, लाख में है या फिर करोड़ में है, वरना टीचर इसके भी मार्क्स काट लेते हैं, आधा एक नंबर आपका यूनिट का कट जाएगा अगर आप नहीं लिख कर आओगे तो। सो आई बिलीव दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ और बच्चों की हेल्प हो जाएगी जिनको न्यूमेरिकल में अभी तक डर लग रहा था, बिल्कुल डर को खत्म कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में फिर डेफिसिट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, ये आई थिंक अभी हमने पीछे करा ही था स्टूडेंट्स यार। बीओटी आपका डेफिसिट में है नेगेटिव 5000, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें गुड्स के लेने थे, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको एक्सपोर्ट निकालने हैं, इंपोर्ट, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ये वैल्यू वहां पर जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी 4000 निकल कर आ जाएगी। वो ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में आया था, आई थिंक दैट इज द रीजन ये रिपीट हुआ, कर चुके हैं, टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 6, आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 6 कि बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट विल बी एज फॉलो। कैसे निकालेंगे हम लोग करेंट अकाउंट का बैलेंस? आपको बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड भी चाहिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड हमें कंसीडर करना है। भाई ये तो करेंट अकाउंट का है ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा है करेंट अकाउंट का बैलेंस। तो करेंट अकाउंट में तो इनविजिबल आइटम भी आते हैं, इनविजिबल ट्रेड भी आता है। तो ये वैल्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 12,500 लाख। अब देखो ये लाख में, मैंने बताया था कि लाख या करोड़ चेक कर लेना, तो यहाँ पर हम यूनिट का डाल देते हैं लाख, ठीक है। तो ये रुपीज़ आपकी लाख में चल रही है फिगर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये क्या है, पर्टिकुलर्स, ये ट्रांजेक्शन हो गई। तो पहली ट्रांजेक्शन होगी बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। आपको एक्सपोर्ट दे रखा है गुड्स का और आपको इंपोर्ट भी गुड्स का दे रखा है। एक्सपोर्ट्स आपके हुए हैं जी 10,000 के, इंपोर्ट्स आपके हुए हैं 4,500 के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, गुड्स, ठीक है जी। माइनस करोगे 5500, आपका जो ये निकल कर आया है, इसको आप लोगों ने क्या बोलना सीखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। विजिबल आइटम का 5500 है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो विजिबल आइटम का है, चाहो तो लिख दो, प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। विजिबल आइटम का निकल कर आया है जी हमारा 5500 लाख। मैं करोड़ बोल दिया था मैंने शायद अभी, फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में करोड़ था, इसलिए मेरे टंग पे जनरली करोड़ ही रहता है। अब आप इसका बैलेंस कर दो, ठीक है। तो कितना करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है आपकी करंट अकाउंट की, इन दोनों फिगर्स को आप प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18,000। ये लाख में है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने ऑलरेडी ऊपर लाख डाल दिया है, तो बार बार आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, एक बार डाल दिया काम हो गया। तो अंडरस्टूड कि दीज ऑल वैल्यूज आर इन लैक्स। प्रेजेंटेशन के लिए आखिरी में लिख सकते हो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज 18,000 लाख। तो अच्छी बात है, सरप्लस में पैसे आए ज़्यादा है, पॉजिटिव है भाई, सरप्लस है, मुबारक हो। जितने पैसे गए उससे ज़्यादा पैसे आ गए, तो करेंट अकाउंट सरप्लस में, ठीक है। जो जो चीज़ें प्रेजेंटेशन में ऐड करोगे वो आपको ही मतलब और ज़्यादा क्लैरिटी देंगी ना चीज़ों को लेके। 7वां क्वेश्चन, फिर से करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है। एक्सपोर्ट दे रखे हैं, इंपोर्ट दे रखे हैं। यहाँ तो आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया, क्योंकि 250 के एक्सपोर्ट है, 300 के आपके इंपोर्ट है। नॉन फैक्टर सर्विसेज से इनकम कितनी आई है, 200 आई है मेरे प्यारे शेयरों। यूनिलेटरल ट्रांसफर से कितना आया है, 150, और इनकम कितनी आई है, 100 आई है। रिसिट लिखा हुआ है, ये नेगेटिव नहीं है यार, ये ना एरो है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। नेगेटिव साइन में ना आप लोगों को वो पार्टीशन में समझ में आ जाएगा कि टर्म्स यहाँ पर होंगी, वैल्यूज यहाँ पर उन्होंने दे रखी होंगी। जो प्लस में है वो प्लस में होगी, जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव होगी। जैसे अगर यहाँ एक्सपोर्ट्स लिखा है ना, तो वो तो आपको पता ही है प्लस में है, और अगर इंपोर्ट्स लिखा है वहाँ पे तो वो पता ही है कि प्लस में भी है, तो हमें उसे माइनस में कंसीडर करना है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है कि इनकम बैलेंस, ठीक है, नेगेटिव में है, तो आप उसको फिर नेगेटिव में ही लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोर्ट में पैसा आता है, इंपोर्ट में पैसा जाता है, और इनकम का बैलेंस अगर हमें नेगेटिव में दे रखा है तो भाई पेमेंट ज़्यादा गई है, जितनी आई है उससे ज़्यादा बाहर पेमेंट गई है। तो जो प्रेजेंटेशन अभी पीछे मैंने आपको सिखाई थी उसी तरीके से आप बैलेंसिंग फिगर से इस सवाल को कर सकते हैं। अब 150 में से मैं ज़रा ये 50 को अगर हटा दूँ तो मेरा बनता है 100। अब इसमें ये 100 और 200 को जोड़ दीजिए तो आपका जवाब बन गया 400 करोड़। आपका जवाब है करंट अकाउंट के बैलेंस का। जिन बच्चों को प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा लगे कि सर बता दो यार कैसे होगी, तो बेटा जी उनके लिए पर्टिकुलर्स डालेंगे और आप यहाँ पे रुपीस डालेंगे करोड़ में बैलेंसिंग फिगर के लिए। सबसे पहले तो आपको एक्सपोर्ट्स को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को आप प्लस कीजिए 250,
इंपोर्ट्स को आप माइनस कीजिए, ठीक है, नेगेटिव में कितना है 300। अब चाहे तो इसको नहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ इनविजिबल मत लिखो यार, ये लिखा नहीं कि ये गुड्स का है या फिर सर्विसेज का है, तो बेटर कीप इट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओनली। अभी लिख देते कि गुड्स की बात हो रही है तो मैं सीधा डाल देता बैलेंस ऑफ ट्रेड -50। काफ़ी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। फिर मेरे प्यारे बच्चों नॉन फैक्टर सर्विसेज शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इससे 200 आया, यूनिलेटरल ट्रांसफर से कितना आया है 150 आया है, और इनकम रिसिट से आपका कितना आया है 100 आया है। ठीक है, प्लस वाले लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन नेगेटिव वालों में डाल देना कि यार ये नेगेटिव है ताकि ध्यान रहे। ओवरऑल जो बैलेंस है करंट अकाउंट का हम निकाल चुके थे वो कितना आया था 400 करोड़। तो लास्ट में लिख देना बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज ₹400 करोड़। मैं यहाँ से हट रहा हूँ, पॉज करके वीडियो को एक बार दोबारा मतलब सॉरी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आप सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर हो गया खुद से तो आगे चलते हैं, नहीं हुआ तो देखो कहाँ पे क्या एरर आप लोगों से हो रहा है इसमें। तो 400 इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है जी। आपका ट्रेड डेफिसिट दिखा रहा है 20,000 और वो ही आपके एक्सपोर्ट्स भी है। आपको बतानी है इंपोर्ट्स की वैल्यू और एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट्स तो आपको दे ही रखा है कि 20,000 है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका डेफिसिट है 20,000 का, तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव है। क्या फॉर्मूला होता है इसका प्यारे बच्चों? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये जो 20,000 वाली वैल्यू है ये डेफिसिट में भी हो गई और एक्सपोर्ट्स में भी हो गई, तो डाल दो यहाँ पे 20,000, ठीक है। अब आपको बतानी है इंपोर्ट्स की वैल्यू कितनी रही होगी। अब ऑब्वियसली इंपोर्ट ज़्यादा रहे होंगे ना, है शेरो, तभी तो ये नेगेटिव आई। तो यहाँ पर अगर आप इसको m लिखना चाहो, m को वहाँ ले जाओ अगर कंफ्यूजन हो रही है, इसको यहाँ ले आओ, तो कितना हो गया इंपोर्ट 40,000। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से एक्सपोर्ट से 20,000 आए और यहाँ जब हमने बाहर से सामान मंगवाया तो हमें उन्हें पे कितना करना पड़ा 40,000, तभी आपका डेफिसिट आया है 20,000 का। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। आई होप यहाँ तक सारे शेयरों को सब कुछ क्लियर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है बेटा। 8वें का ना जवाब नहीं लिख रखा मैंने यहाँ पे, तो वो समझ जाओ यार। एक्सपोर्ट आपके वही थे 20,000 और उसमें इंपोर्ट जो थे आपके कितने थे 40,000 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना। सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। चलो फटाफट आगे, अगला आपका आ जाता है गवर्नमेंट बजट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। काफ़ी टीचर्स बोलते हैं इसके न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रियली डोंट नो व्हाई इतने इंटरेस्टिंग इतने इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें होती हैं शेयरों, क्या क्या? रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, टोटल रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल खर्चा कितना गवर्नमेंट को करना है एक साल में, उसका एस्टिमेशन लगाती है गवर्नमेंट, और टोटल कितने पैसे गवर्नमेंट के पास आने की एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है। उससे ये पता लगता है कि कितने पैसे गवर्नमेंट के पास कम पड़ने वाले हैं एक साल के अंदर। तो मैंने ना इसका एक शॉर्टकट निकाल रखा है यार, बजटरी डेफिसिट BD इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। आप लोग ये लिखकर मत आ जाना एग्जाम में, ये प्रैक्टिस के लिए और मेरे समझाने के लिए मैंने यूज करता हूँ मैं इन शॉर्ट फॉर्म्स को। BD फॉर बजटरी डेफिसिट, TE फॉर टोटल खर्चा जो गवर्नमेंट को करना है, और टोटल रिसिट जितना गवर्नमेंट के पास पैसे आने की एक्सपेक्टेशन है, जो उनका एस्टिमेटेड अमाउंट आने वाला है, ठीक है जी। आलस मत दिखाना अगर कोई बच्चा उबासी वगैरह ले रहा है या फिर ध्यान यहाँ हो रहा है तो वापस आ जाओ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी अगर नहीं आती है तो उस पर कमांड अच्छा होना चाहिए, तभी इसके न्यूमेरिकल अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। वैसे वो वाली बात हर चैप्टर के लिए वैलिड है, बट इसमें थ्योरेटिकल कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। बेटा जी फिस्कल डेफिसिट हम लोग कैसे निकालते थे? बजटेड डेफिसिट जो आंसर ऊपर आया है उसमें आपको ना बोरोइंग्स को ऐड करना है। एक्चुअली बोरोइंग्स ना रिमूव हो रही है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। एक नंबर है -2, एक नंबर है -2, मुझे इसको हटाना है। तो क्या मैं इसमें दोबारा -2 करके इसको -4 बनाऊं, या फिर मैं इस -2 में +2 करके इसको 0 करूं? तो अगर मुझे इस 2 को हटाना है जो कि ऑलरेडी पहले क्या था, नेगेटिव था, तो उसको हटाने के लिए मुझे एक्चुअली उसमें उसी नंबर को वापस से जोड़ना पड़ेगा, तब वो नंबर हटेगा। तो अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट होता है मेरे प्यारे बच्चों की गवर्नमेंट के पास एक्चुअली पैसों की शॉर्टेज कितनी थी, बोरोइंग हटा के बताया जाए जरा। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि गवर्नमेंट के पास 200 करोड़ रुपए कम पड़े और गवर्नमेंट ने वो पैसे बोरो कर लिए, तो वो बोरो कर लेंगे तो वो कहां पर जाने वाले? रिसिट में, कि भाई यहां पर तो उनके जो 200 करोड़ थे वो आ गए, तो जो कम पड़ रहे थे तो उनका भी डेफिसिट कितना हो गया? 0। 200 करोड़ कम पड़े, ठीक है, चलो मान लो 600 करोड़ उन्हें खर्च करने थे और उनको उम्मीद थी कितने पैसे आएंगे? 400 आएंगे। इस 400 में 200 करोड़ उन्होंने उधार ले लिया, उन्होंने बोरोइंग कर ली, तो उनका कोई डेफिसिट बचा ही नहीं,
ठीक है, मौज मस्ती, जो पैसे कम पड़ रहे थे आ गए। बट फिस्कल डेफिसिट ये बोलता है कि भाई आपने बोला कि जीरो डेफिसिट है, भाई डेफिसिट जीरो हो गया ना, क्योंकि जितने खर्च करने थे और जितने आने थे उसमें जो शॉर्टेज थी वो मैनेज हो गई, तो 200 करोड़ रुपए तो कम पड़े, तभी तो उन्होंने बोरो करे। तो फिस्कल डेफिसिट बोलता है असली चेहरा दिखाओ कि एक्चुअली कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, दैट इज शोन बाय फिस्कल डेफिसिट। तो इट इज लिटिल बेटर ओवर बजटरी डेफिसिट, क्योंकि वो छुपाया जा सकता है कितना पैसा कम है, बट फिस्कल डेफिसिट आपको ट्रू इमेज दिखाता है कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास कम पड़ रहा है। सर अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो ही नहीं करे तो दोनों केसेस में क्या होगा? कोई बात नहीं, तो अगर गवर्नमेंट के पास 600 करोड़ का खर्चे की उम्मीद है और 400 करोड़ उनके पास आने की उम्मीद है, तो कितने पैसे कम पड़ गए यहाँ पे? 200 करोड़। तो सर गवर्नमेंट ने पैसे अभी तक बोरो नहीं करे। इस वाले एग्जाम्पल के लिए मान लो उधार नहीं लिया, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कमी है अभी भी वो 200 करोड़ की है, और बोरोइंग नहीं करा तो बेटा शक्ल तो छुपी ही नहीं, फिस्कल डेफिसिट अभी भी आपका 200 करोड़। फिस्कल डेफिसिट से सरकार नहीं बच सकती। यहाँ पर उन्हें बताना पड़ेगा कि बोरोइंग्स को हटा के कितना पैसा कम पड़ रहा है, फिर चाहे वो पैसा बोरो करो या पैसा बोरो नहीं करो, आप अगर इसमें ऐड कर रहे हो तो एक्चुअली आप उसको हटा रहे हो। बट सर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। लेट्स सपोज ये नहीं दे रखा, तो सर फिर हम बजटरी डेफिसिट नहीं निकाल पाते। भाई जब तक चारों नहीं दे रखे होंगे तो डेफिसिट कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस करके आता है टोटल रिसीट्स मेरे शेयरों, RE और CE को प्लस करके आता है TE शेयरों। अब अगर कुछ दे ही नहीं रखा तो TE कैसे आएगा? जब TE नहीं आएगा तो फिर ये कैसे आएगा? जब ये नहीं आएगा तो ये कैसे? सर तो कंफ्यूज कर दिया आपने, फिर सर ये कैसे आ जाएगा? तो भाई ये मान लेना कि जितने पैसे सरकार के पास कम पड़े, मान लो 200 करोड़ पैसे कम पड़े, वही पैसा उन्होंने बोरो कर लिया, उधार पे ले लिया। रिपीट करूं मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में आपको बजटरी डेफिसिट निकालने के लिए कुछ कंपोनेंट्स नहीं दे रखे, मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, तो उस केस में आप लोग क्या मान लेंगे कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपके बोरोविंग्स के बराबर है। बट सर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, बोरोविंग्स नहीं दे रखी होती, चारों कंपोनेंट तो दे रखे हैं, बोरोइंग्स नहीं दे रखी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसमें बोरोइंग्स को आप जीरो मान लो, तो जो आपका बजटरी डेफिसिट है वो ही आपके फिस्कल डेफिसिट के बराबर हो जाएगा। तो अब ये में से ये माइनस करो, बोरोइंग्स नहीं दे रखी तो उसको इग्नोर करो, तो जो पैसा एक्चुअली कम पड़ रहा है वही हमारा क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। तो उसमें गवर्नमेंट ने पैसा हो सकता है बोरो अभी करने का प्लान ना करा। जिन बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आई, रिवाइंड करके दोबारा सुनो, और हो सकता है कि थ्योरी आपकी थोड़ी सी वीक है, दैट्स व्हाई बजट में दिक्कत हो रही है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट अगर थ्योरी में प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। तो ये आपको ट्रू इमेज नहीं दिखाता, ये आपको बेटर इमेज दिखाता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितना पैसा सरकार के पास रेगुलर खर्चों के लिए कम पड़ने वाला है एक साल में, तो रेगुलरली खर्चा कितना है और रेगुलर पैसा आने कितने वाला है। भाई सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडीज देनी है, डोनेशन देने हैं, जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो सब यहाँ पे। फिर टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस हैं, टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो आएंगे। फिर इनडायरेक्ट इनकम जो होती है गवर्नमेंट की, GST वैट से, वो भी टैक्स का ही पार्ट है। फिर मेरे पैरे स्टूडेंट्स जो नॉन टैक्स के अंदर आ जाता है, फीस, फाइन्स, एस्टीट्स, स्पेशल असेसमेंट आर ऑल इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिट्स। पैसा कम पड़ रहा है तो स्मूथ फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, रेगुलर काम करने में दिक्कत आएगी, एंड दैट इज क्लियर्ड विद दिस डेफिसिट। हाँ जी, प्राइमरी डेफिसिट, भाई इस साल कितना पैसा कम पड़ रहा है वो बताओ, तो उसके लिए आपको करना है फिस्कल डेफिसिट जो आप निकाल चुके हैं, उसमें से जो पुराने लोन पे इंटरेस्ट जाना है वो हटा के बताओ कि इस साल कितने पैसों की दिक्कत हुई। मान लीजिए कि सरकार के पास 200 करोड़ रुपए की इस साल दिक्कत हुई जो उन्होंने उधार पे ले लिया, ठीक है, तो उनका बजटरी डेफिसिट जीरो हो गया, जो कमी थी वो पूरी हो गई बोरोइंग से, फिस्कल डेफिसिट है 200 करोड़ मान लीजिए ये रहा, ठीक है। अब पिछला लोन जो सरकार ने ले रखा है उस पर इस साल इंटरेस्ट जाना है 50 करोड़, इस साल इंटरेस्ट कितना जाना है 50 करोड़, तो इस साल जो पैसों की प्राइमरी दिक्कत होती वो 150 करोड़ की ही होती अगर सरकार पुराने कर्ज नहीं लेती और इतना ब्याज नहीं जाना होता। अगर 50 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता तो दिस ईयर द मेन प्राइमरी डेफिसिट वुड हैव बीन ओनली 150 CR, बट इट इज नॉट द केस बिकॉज गवर्नमेंट हैड बोरोड मनी एंड दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट, दैट इज 50 CR. सो द actual problem in this year will be of 200 CR, no doubt about it. But what is the primary problem for the current year? That belongs to 150 CR, that is for the primary year. So I believe the clarity in formula is done and we are ready to start with the numerical part of government budget. हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 35 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है।
अच्छा एक सेकंड सॉरी, मैंने फॉर्मूले आपको बता तो दिए, मैंने लिखवा ही नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। पॉज कर लो, फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं विद दी क्वेश्चंस। कर लिया जी? ठीक है, आई होप आपने पॉज करके इसका नोट डाउन कर लिया है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वीडियो को खाली देख रहे हैं, नोट डाउन कर नहीं रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ आप लोगों को। एग्जाम में दिक्कत आएगी बेटा, ये मैथमेटिकल पार्ट है, अंटिल यू प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड इन एग्जाम। सर उसमें मुझे ज़्यादा दुख होगा आपसे, तो अगर आप टाइम दे रहे हैं, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नोटबुक रजिस्टर अपने साथ रखिए, पीछे का काम आप दोबारा देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए, और यहाँ से आप लोग डेफिनेटली नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए अगर पीछे का बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो। बेटा सोल्यूशन नंबर 1, नोटबुक खोलो, फॉर्मूला देखो, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या लिखवाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट है 35 CR, नोट डाउन कीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा, तो आपको रेवेन्यू रिसिट्स दे रखे हैं, उन्होंने कितने हैं, 70 CR है। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने दे दिया, साइड में लिख लो, इसमें कुछ काम नहीं है, जो कि है 120 करोड़ का। हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खाली आपसे ये वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो इसको आप ये लिखा रहने दो, इसको वहां ले जाके प्लस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 105, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को रेगुलरली स्पेंड कितना करना है, 105 करोड़, बट रेगुलर ऑपरेशन से गवर्नमेंट के पास पैसा आने कितने वाला है, खाली 70 CR। तो कितना पैसा उनके पास रेगुलरली कम पड़ने वाला है इस साल में, 35 CR। ये वैल्यू हमें गिवन थी, ये वैल्यू गिवन थी यार, 70 यहाँ माइनस हो रहा है ना, वहां ले जाके उसको प्लस कर दो, तो आपका निकल कर आ जाएगा 125 करोड़ उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका कोई रोल नहीं था, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया उन्होंने। कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़ है, पूछा तो उन्होंने सब कुछ रेवेन्यू के हिसाब से, ठीक है। करो खुद इसको सॉल्व, पॉज करके वीडियो, कहीं दिक्कत है तो देखो स्क्रीन पे, बट आई बिलीव कि यू शुड बी क्लियर विद इट कि द आंसर इज 105 करोड़। वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कितना देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1,40,000 करोड़, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन हमारी प्यारी सरकार की हो रही है शेयरों 1,40,000 करोड़। टोटल जो पैसा सरकार को उधार पे लेना है वो कितना है, 2,70,000। बहुत ज़्यादा उनकी बोरोइंग्स हैं भाई, इतने पैसे उनको उधार पे लेने पड़ रहे हैं, जो कि है 2,70,000 करोड़। तो हो सकता है कि उनका बजटरी डेफिसिट जीरो हो गया, जो पैसे कम पड़े उन्होंने उधार पे ले लिए, बट फिस्कल डेफिसिट में तो आपको ये वैल्यू दिखानी पड़ेगी। बोरोइंग हटा के बताओ कितना पैसा कम पड़ रहा है, बोरो कर लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, कम पड़ा पैसा तभी बोरो करा ना। तो आपको निकालना क्या है इसमें मेरे स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड इन दी करेंट ईयर फॉर द प्रीवियस बोरोइंग। जो पहले बोरोइंग करी थी उस पर इंटरेस्ट कितना जाना है बेटा, इसी को मान लो फिस्कल डेफिसिट। मैंने आप लोगों को क्या बात बोली थी थोड़ी देर पहले, कि अगर आपको कंपोनेंट्स नहीं दे रखे बजट के, तो हम ये मान लेते हैं कि सरकार का जितना पैसा कम पड़ा वो उन्होंने बोरो कर लिया, बजटरी डेफिसिट जीरो और फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के बराबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2,70,000 में से जब माइनस करेंगे 1,40,000 को, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,30,000 करोड़, जो कि क्या दिखा रही है, प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ मैं, समझाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आप लोग देख लीजिएगा। पूरा पूरा लिखना है, ये शॉर्टकट नहीं चलेंगे, FD फिस्कल डेफिसिट लिखना है, ये PD नहीं चलेगा, प्राइमरी डेफिसिट लिखना है। फिर एग्जाम में लिख के आ जाओ, मुझे ब्लेम करोगी सर ने तो बताया ही नहीं, सर ने बताया है। ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे जितने चैप्टर करवाए हैं। नेशनल इनकम में चल जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट में चल जाती है, इन तीनों में नहीं चलेंगी, बैंकिंग में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बजट में। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट का प्राइमरी डेफिसिट है 12,000, तो फटाफट से हम लिख लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है सर, 12,000 है, ठीक है सर। और इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है, 7,000 करोड़। तो आप लोग लिख लीजिए सरकार को इंटरेस्ट कितना डालना है, 7,000 करोड़, और ये उनका क्या है, प्राइमरी। हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला डालो प्राइमरी डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अच्छा, मेरे को अभी जस्ट ध्यान आया पढ़ाते हुए कि यार मैं सोच रहा था कि मैं ना सारे जो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल है वो मैं एक ही वीडियो में डाल दूं, बट समझाने में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। रियली सॉरी इन बिटवीन मैं आपके साथ ऐसे कर रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में स्पीड पकड़ूं और अगले आधे घंटे में मैं आपको नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन न्यूमेरिकल मैं आराम से करवाना चाहता हूं, ताकि प्रैक्टिस करो तो दिक्कत परेशानी मेरे स्टूडेंट्स को ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आधे घंटा में और रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी। आई वांट कि
पेशेंस के साथ में आपको वो वाला टॉपिक भी कराऊँ, पहले जितना देख लिया उतनी की प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको शीट मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, पढ़ा रहा हूँ मैं, बजट में खत्म करवा के एक क्लास ओवर करूँगा। नेशनल इनकम और आपका इनकम डिटर्मिनेशन का मैं पार्ट 2 में आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ अलग से करवाऊंगा। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने इसीलिए थोड़ा ये अर्जेंट नोटिस पे वीडियो रिकॉर्ड करना प्रेफर करा, क्योंकि एग्जाम आपका नियर है एंड आई डेंट वांट कि आपका टाइम उसमें वेस्ट हो, वेट करना पड़े आपको। बेटा प्राइमरी डेफिसिट आपका मेरे प्यारे बच्चों 12,000, फिजिकल डेफिसिट हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट आपको 7,000 दे रखा है, वहाँ पर लेके जाइए। 19,000 आपका निकल कर आया है क्या फिजिकल डेफिसिट। क्या करना था, खाली आपको फॉर्मूला लगाना था। इसको आप नोट डाउन भी क्या करोगे, खाली फॉर्मूला याद रख लो और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एस्टिमेट करी गई है 10,000 CR पे। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो गवर्नमेंट को इस साल करनी है कितनी है स्टूडेंट्स, वो 10,000 CR। अच्छा, विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का 40% है आपका इंटरेस्ट, जो कि कितना है 10,000। अब हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो भाई अगर किसी चीज का 40% 10,000 है तो वो कोई चीज हम निकाल लेते हैं। इसको x मान लो, इसको वहां ले जाओ, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ही x बन गया, कोई बात नहीं। तो अगर ये यहां पर ऐसे है तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 100/40, इससे आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, इसको आप 2.5 के साथ कैंसिल कर दो 10 को, तो ये आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो गया 25,000, जो कि आया है प्राइमरी डेफिसिट। आया समझ नहीं आया, दोबारा बताता हूं। प्राइमरी डेफिसिट का 40% है आपका इंटरेस्ट, जो कि है 10,000। प्राइमरी डेफिसिट का 40% है इंटरेस्ट, जो कि कितना है 10,000। तो वो प्राइमरी आप निकाल लीजिए कितना गया। अब आप लोग खुद भी समझदार हैं कि 25,000 का 40% मेरे प्यारे प्यारे शेयरों कितना हो जाता है 10,000। करने की जरूरत है, समझ गए हो, ठीक है, काटा, फिर आपका ये भी इससे कट जाएगा, कर लो यार 10,000। अब अल्टीमेटली आपका 2500 इंटू 4 10,000। क्वेश्चन पे वापस आओ, तो आपने अभी तक क्या निकाल लिया है, प्राइमरी डेफिसिट, जो कि कितना आपका निकल कर आया है 25,000। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिजिकल डेफिसिट पूछा है शेयरों। तो फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट जाती है तो मेरे सारे शेयर जानते हैं कि इससे निकल कर क्या आता है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है, ठीक है जी। फिजिकल डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इंटरेस्ट को वहां ले जाएंगे। इंटरेस्ट हमें पता है कि 10,000 है, तो यहाँ 10,000 अब वहां जाके प्लस करना पड़ेगा प्राइमरी के साथ, जो आप लोग निकाल चुके हैं 25,000। वहां जाके इसको प्लस कर दीजिएगा, तो 25,000 में अगर हम 10,000 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है शेयरों, फटाफट बता दो। 35,000 CR में है, लाख में, CR में। हो गया जी, आसानी से हो रहे, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, खाली फॉर्मूले पे कमांड चाहिए और थोड़ी सी मैथमेटिकल अलजेब्रा की बेसिक जानकारी, और उससे आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, नहीं जवाब निकल रहा तो स्क्रीन पे देख के खुद अटेम्प्ट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का नजर आया। अब इसमें आपको फिजिकल डेफिसिट वगैरह दे रखा है, जो दे रखा है ना मार्क कर लो। नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, मतलब इसमें बोरोइंग नहीं है, डेट क्रिएट नहीं हो रही ना, तो ये आपका कैपिटल रिसिट है, ये आपका रेवेन्यू रिसिट्स है, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, और ये फिजिकल डेफिसिट है। ऐसे ना मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बार बार पूरी पूरी टर्म्स की तरफ नहीं देखना पड़ता। कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ट्रस्ट पेमेंट्स। तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर तो तब आएगा जब रेवेन्यू और कैपिटल आपको दोनों दे रखे होंगे। दोनों में से कोई एक दे रखा है, आपको एक भी एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, पर आपको उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, जिसकी हेल्प से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे अगर आपको रेवेन्यू रिसिट्स दे रखा होगा तो रेवेन्यू रिसिट्स दे रखे हैं 6,000, हमारा काम बन चुका है। शेयरों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे फटाफट से, जबकि रेवेन्यू डेफिसिट है 9,000, ठीक है। 6,000 वहाँ जगह प्लस होके 15,000 आपका आया है निकल के, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब कुछ दे रखा था, ये 15,000 है। बस एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर और निकाल लीजिए, फिर आपका टोटल बन जाएगा। कैपिटल कैसे निकालिएगा, अब आपको डेफिसिट को ही पकड़ना पड़ेगा। फिजिकल से हो सकता है कि आंसर आए, क्योंकि बजटरी क्वेश्चन में है नहीं और बोरोइंग्स भी नहीं है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि बजटरी और फिजिकल डेफिसिट सेम हो गए, बोरोइंग्स नहीं है ना, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, BD प्लस बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स को ऐड करते हैं, जब बोरोइंग्स है ही नहीं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिजिकल डेफिसिट में फॉर्मूला लगाइएगा, टोटल खर्चा कितना होना है माइनस टोटल रिसिट्स। तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास कम पड़ रहा है उतना उन्होंने अभी तक बोरो नहीं करा है, दैट इज वाई ये दोनों बराबर निकल कर आएंगे। बोरो कर लेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, पर फिजिकल डेफिसिट आपका रहेगा स्टिल।
जितना पैसा वो बोरो कर लेंगे उसको हटा के बताओ कि कितना पैसा कम पड़ रहा है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पर तो कुछ इन्फॉर्मेशन बोरोइंग्स के बारे में है ही नहीं, तो हम अल्टीमेटली ये मान लेंगे ये दोनों बराबर है। तो फॉर्मूला ये बन गया फिस्कल डेफिसिट का, हमने बीडी से निकाल लिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और टोटल रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स के इक्वल आपका होता है। अब फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को निकालना दे रखा है, ये तो इनफैक्ट 12,000 को आप एज इट इज लिखिएगा, 12,000 को आप लिखे रहने दीजिए यहाँ पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग निकाल कर आए हैं, कितना आया है 15,000 लिखिए यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लिखिए कितना आपको निकालना है, इनफैक्ट ये इसको आप एज इट इज लिखिएगा। रेवेन्यू रिसिट्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थे ऑलरेडी 6,000, और कैपिटल रिसिट्स आपको दे रखे हैं कितनी है 10,000। अब ध्यान से जरा मेरी बात सुनिए, ये दोनों हो गए 16,000 और ये कितना है 15, -16 + 15 ये आपका हो गया -1,000। ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये है आपका फिस्कल डेफिसिट। ये वहाँ जाके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 13,000 आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको यहाँ लिख लीजिए। और आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आ चुका है मेरे प्यारे शेरों 28,000। तो दो हमने पार्ट कर लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना निकल कर आया था 13,000, और टोटल इन दोनों को ऐड करके 28,000 आपका आ गया। इंटरेस्ट पेमेंट बता दो फटाफट से, हो तो गया काम। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल दोनों के दोनों आपको दे रखे हैं, आप मुझे बताइए फटाफट से इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। प्राइमरी आपको 5,000 दे रखा है, फिस्कल आप लोगों को दे रखा है 12,000। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट को वहाँ लेके जाइए, 5,000 प्लस है वहाँ जाके माइनस कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट निकल कर आ चुका है। पॉज कीजिए और बिल्कुल मतलब ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे स्क्रीन की तरफ आप लोग देखेंगे, मेरा सजेशन है क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। ये मेरा बेटा पहला पार्ट था क्वेश्चन का, ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पर आपको सेक्शन करके दिया है ये आपका सेकेंड पार्ट मार्क कर लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये तीसरा पार्ट था। खुद सवाल को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे आप लोग स्क्रीन की तरफ देखिएगा। चलिए आगे कोई सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इसका और है खाली एक, फटाफट से ये भी कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट आपको निकालना है शेरों। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, तो फिस्कल डेफिसिट के लिए आपको चाहिए होंगे चारों कंपोनेंट, जिससे पहले निकालेंगे बजटरी डेफिसिट, फिर बोरोइंग जोड़कर आपका फिस्कल डेफिसिट आता है। पर यहाँ पर तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दे ही नहीं रखा, आपको तो खाली यहाँ पे बोरोइंग दे रखी है। तो अब ये मान लीजिए कि जितना पैसा सरकार के पास कम पड़ा बिल्कुल उतना ही उन्होंने पैसा उधार पे ले लिया, तो आपका फिस्कल डेफिसिट बड़े ही आसानी से निकल कर आ गया है कितना 15,000 करोड़। कुछ नहीं करना पड़ा भाई, कंपोनेंट्स ही नहीं दे रखे, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना मुझे इसमें वो कैपिटल रिसिट्स बोरिंग के अलावा कुछ दिख रहा है, तो वही आपका फिस्कल डेफिसिट भी है। आपको बोला कि प्राइमरी डेफिसिट निकाल के बताइए फटाफट से। प्राइमरी डेफिसिट के लिए आप लोग बोलेंगे सर एफडी में से इंटरेस्ट को हटा दो, बात खत्म। इतना आसान नहीं है दोस्त, क्योंकि एफडी तो आपने बता दिया फिस्कल डेफिसिट 15,000 करोड़, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 25% है रेवेन्यू डेफिसिट को। तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट को निकालना पड़ेगा सबको। कैसे निकालोगे, आर ई माइनस आर आर करके। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आर ई कितना है 70,000 है, आर आर कितना है शेरों 50,000 है। 70 में से 50,000 गया 20,000 हो गया, तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। इसका 25% कर दो फटाफट से, तो 4 के साथ डिवाइड हो गया, तो 5,000 आपका इंटरेस्ट है ना। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया 20,000, इसका 25% है इंटरेस्ट पेमेंट्स। कैसे निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट का 25% करना है। तो पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करके रेवेन्यू डेफिसिट को निकाला जो कि 20 आया, 20,000 का 25% यानी कि 1/4 आपका होता है 5,000, जो कि क्या है शेरों इंटरेस्ट। बस माइनस कर दो और प्राइमरी डेफिसिट आपका आ चुका है 10,000 CR एंड वी आर डन विद गवर्नमेंट बजट न्यूमेरिकल। ठीक है, बस इतना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा यूनिट 4 डिटर्मिनेशन, इसको मैं पार्ट 2 में डाल दूँ। मन मेरा बहुत है कि मैं कंटिन्यू करवाऊँ, बट फिर वो एफिशिएंसी आएगी नहीं और काफ़ी बच्चे बोर जाएंगे टाइम लिमिट देख के, इतना बड़ा वीडियो है। तो पार्ट 2 में 2 यूनिट डाल देता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और नेशनल इनकम। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको एनकरेज करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट से लिख दो पार्ट 2, तो मैं जल्दी जल्दी उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर यूनिट 1 to 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए। ये शीट आप लोग डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और गैप डेज स्ट्रैटेजी एक बार देख लेना, उसका भी लिंक डाल दूंगा। और मैक्रो में थ्योरी में दिक्कत है, मैं उसका वन शॉट भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल दी एंड। इतना सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे वाले वीडियोज़ के लिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जैसे आपका बेनिफिट हो उन लोग का भी। और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मेरे को बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।